हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। संसद क्या होता है दोस्तों? सब जानते हैं। संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी, इन तीनों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। तो ये संसद करती क्या होगी ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा से मैं आपको बताया था कि संसद जो है वो कानूनों का निर्माण करती है। दोस्तों, ये वो कानून है जो पहले ब्रिटिश सरकार करती थी। तो जब ब्रिटिश सरकार पहले कानूनों का निर्माण करती थी तो ब्रिटिश सरकार बहुत खराब कानून बनाती थी। ऐसे में हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते थे। लेकिन अब हमको संसद क्यों चाहिए? क्योंकि संसद में हम लोग जनता सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि वो ऐसे कानून बिल्कुल भी ना बनाए जो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या पढ़ना है आज हम लोग पढ़ेंगे लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लेते हैं। कुछ फैसले इतने ज़रूरी होते हैं कि वो आपको ही लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जैसे ही 10वीं पास की, 10th पास करने के बाद जब जैसे आप 11वीं क्लास में जाते हैं तो आपके ऊपर बर्डन ये रहता है कि आप कौन से बैकग्राउंड में जाएं। क्या आप साइंस में जाना चाहते हैं? क्या आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं? क्या आप आर्ट में जाना चाहते हैं? क्या या फिर आप जो है बायोलॉजी वाला सेक्शन अब आपको वहीं से लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। 10वीं क्लास में जो फैसला लेना है वो आपका खुद का फैसला होता है, क्योंकि उससे आपका भविष्य तय होता है। वहीं से आपकी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती है। अब ऐसे में मैं आपको बोलूं कि आपको फैसला खुद नहीं लेना चाहिए, ये तो किसी और से पूछ के लेना चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आपको क्या बनना है, आगे आपका भविष्य क्या हो सकता है, ये आप अच्छे से बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप 10वीं क्लास पढ़ चुके हैं। और 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति वैसे भी इतना समझदार तो हो जाता है कि उसको आगे करना क्या है, उसको समझ आया था कि 10th में मेरा लेवल क्या था। क्या मुझे आर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, या मैं मैथमेटिक्स लेकर के या बायोलॉजी लेकर के साइंस वाले बैकग्राउंड में घुस जाऊं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपका फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक रोज़मर्रा की मैंने आपके जीवन की एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन दोस्तों, इस देश के नागरिकों को संसद चुनते वक्त भी फैसला लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब संसद बनाते हैं, यानी हम जब देश की सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाते वक्त लोगों को फैसला लेने की आवश्यकता है। क्या फैसला लेने की? ऐसा नहीं कि जो प्रचार ज़्यादा कर रहा है उसको वोट दे दें। ऐसा नहीं कि जहाँ सब लोग वोट दे रहे वहाँ भी हम लोग वोट दे रहे। हमको लोगों की पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो कितना अच्छा काम कर रही है सरकार, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये समझ हमें होना चाहिए। ऐसे में लोगों को ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि नहीं यार, सरकार अच्छी आई थी। क्योंकि 5 साल तय होते आपके एक वोट से, आपके 5 साल का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो जब आपके एक छोटे से फैसले से, खाली एक बटन तो दबाना है, लेकिन आपके उस बटन दबाने से आपके अगले 5 सालों का भविष्य क्या होगा ये तय होना है। तो दोस्तों, कितना बड़ा निर्णय हो सकता है। काम छोटा है बटन दबाना, लेकिन निर्णय बहुत बड़ा है। ऐसे में लोगों को फैसला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग उन आंदोलनकारी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारा देश को ब्रिटिश सत्ता के दौरान भी बचा के रखा और आज़ादी दिलाई। ब्रिटिश सरकार के क्रूर कानूनों के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर के उन्होंने आंदोलन किया था और कई बार ब्रिटिश सरकार को झुकने पर भी मजबूर किया। उस समय उनको समझ में आ गया था कि अब फैसला नहीं लिया कि हमें आज़ादी चाहिए तो हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सब लोग मिलकर के अगर आज़ादी की बात करेंगे तभी तो आज़ादी मिलेगी। हम फैसला नहीं कर पा रहे थे अंग्रेजी शासन के दौरान कि आने वाला भविष्य क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि आने वाला भविष्य चाहे जो हो, लेकिन हम लोग स्वतंत्र भारत में रहने वाले हैं, आगे जाकर के देश को स्वतंत्र करेंगे और ये हमारा सपना भी है। तो ऐसे में मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपके स्कूल से लेकर उठाया और वहाँ से लेकर के मैं कांग्रेस यानी राष्ट्रवादियों और आंदोलनकारियों तक मैं जोड़ करके ले आता हूँ इसको, और यही चीज़ हमको पढ़ना है। दोस्तों, देखते समझते कि इसमें हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, तो आपको बताना कि देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था।
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आज़ादी तो हमें ऐसे ही मिल गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज परेशान हो गए थे इसलिए हमको छोड़ के चले गए। जबकि ये आज़ादी के पीछे हमने संघर्षों की कहानी पढ़ी है। ये संघर्षों की शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, लेकिन आज़ादी की जो सोच है ना, जो आज़ादी मिलने का हमको जो विश्वास था, वो विश्वास पैदा हुआ था 1857 की क्रांति से। 1857 की उस क्रांति से, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे ऐसे देश के महान आदमियों इंसानों ने उसमें भाग लिया था, उन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। और वहां से हमको विश्वास हो गया था कि इस दीवार को अगर हम लोग हिला सकते हैं तो इस दीवार को गिराने का भी दम हम रखते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमने उस दीवार को गिरा दिया और उस गुलामी की दीवार को गिरा करके हमने आज़ादी ले ली दोस्तों। तो इसके पीछे क्या था? आज़ाद हुआ था जो एक संघर्ष का परिणाम था, बहुत लंबा संघर्ष चला दोस्तों, उसका परिणाम था। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिल गई। बोलने वाले बोल रहे होंगे कि यार ऐसे ही आज़ादी मिल गई, आज़ादी तो हमें गिफ्ट में मिली है। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं हमारे देश की आज़ादी के बारे में, लेकिन हमको पता है कि कितने हज़ारों लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दी, जान दे दी, और उन लोगों को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। इसमें हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया दोस्तों, हर एक जनजाति से लेकर के गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के हर कैटेगरी के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया था, इस संघर्ष में योगदान लिया था। चाहे वो मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन जिले में टंट्या भील करके कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहाँ से शुरू भी करें हम लोग, सन्यासी विद्रोह से भी शुरू करें, तो बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे तबके के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। चाहे वो बिहार के चंपारण में किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो अहमदाबाद में बारदोली सत्याग्रह, छोटे छोटे आंदोलन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है दोस्तों ब्रिटिश सरकार को दबाने में। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने एक बात तो समझ ली थी, जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, उन लोगों के मन में एक विचार तो आ गया था कि एक तो हमें देश में स्वतंत्रता चाहिए, दूसरा देश में हमें समानता चाहिए, और देश में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें हिस्सेदारी हमारी होना चाहिए। हर निर्णय में हिस्सेदारी हमारा होना चाहिए। और कैसे हो सकती है हिस्सेदारी? जब हम लोग निर्णय लेने वाले को खुद चुने। क्या ब्रिटिश सरकार के जो सरकारी लोग थे उनको हम चुनते थे क्या? हमारे देश के लिए 200 साल से निर्णय ले रही थी ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार में जो निर्णय ले रही थी, वो जो फैसला ले रही थी, उसमें हमारा कोई रोल क्या? हमारा कोई रोल नहीं था। सारे के सारे अधिकारी ब्रिटेन से अपॉइंटेड होते थे। अपॉइंटमेंट होना और निर्वाचित होना दो अलग अलग प्रक्रिया है दोस्तों। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रवादियों के अंतर्गत क्या 3 चीज़ चल रही थी? उन्होंने ये 3 चीज़ों को उन 3 चीज़ों से वो प्रेरित हुए थे। क्या क्या 3 चीज़ें थी? एक तो बोल रहे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता होगी तो लोगों में समानता आएगी, और लोग निर्णय प्रक्रिया में जो कानून बनाएंगे ना, उसमें लोगों की हिस्सेदारी होगी। ऐसे में अगर ये होगा तो देश बहुत अच्छे से चल सकता है और सरकार कभी भी निरंकुश नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब है कि वे जो लोग थे जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले रहे थे, वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। ये लाइन अगर समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। वे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें थे। इन लोगों के विचार ये थे कि हमको राष्ट्रीय आंदोलन तो हमने शुरू किया है, लेकिन उसका मोटिव स्वतंत्रता ही लेना है। अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति है। स्वतंत्रता से समानता आएगी। हमारे देश में अभी लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा। आपको पता है दोस्तों, पहले ऐसे कानून भी थे ब्रिटिश काल में, जिसमें अगर मान लो किसी ने क्राइम किया है, तो आज क्या है, आज तो आप समझते होंगे, मान लो किसी ने चोरी की है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर अधिक वो सजा दी जाती है। मान लो किसी ने चोरी की है तो गरीब आदमी तो उसको भी 6 महीने की सजा, अमीर आदमी तो थे तो भी 6 महीने की सजा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश काल में क्या होता था कि कोई मान लो निचली वर्ग का, निचली जाति का व्यक्ति अगर वो कानून तोड़ता था तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलती थी। वहीं अगर कोई अपर कास्ट या पैसे वाला आदमी तोड़ता था तो उसको कम सज़ा मिलती थी। तो ये तो कानून में भी असमानता थी उस समय। तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने विचार व्यक्त किया था कि हमें एक तो चाहिए स्वतंत्रता, और दूसरी चाहिए सबके बीच में समानता, और साथ ही साथ जो निर्णय लेगी सरकार उसमें हर एक लोगों की हिस्सेदारी चाहिए। और वो कैसे हो सकती है? सबको वोटिंग राइट्स देना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिया था।
समझ में आ गया होगा आपको कि आज़ादी हमें क्यों मिली, और ये समझ में आ गया होगा कि हमें फैसला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमें जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनका सपना था और वो सपना दोबारा ना टूटे। इस वजह से इस लाइन को ध्यान में रखना है कि हिस्सेदारी में लोगों का हमेशा, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की हमेशा हिस्सेदारी होना चाहिए। जब भी सरकार निर्णय लेगी तो जनता के प्रति संवेदनशील होकर लेगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्सेस लिख लो या एवं लिख लो राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब दो चीज़ें बड़ी चल रही थी। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस बनाई गई थी ना 1885 में, ये जो आज की कांग्रेस है यही वो कांग्रेस थी दोस्तों। उस समय ये कांग्रेस बहुत अच्छी हुआ करती थी। हालांकि आज भी कांग्रेस ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी हालात जो है उसको देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन उस समय बहुत पावरफुल थी दोस्तों। 1885 में ये पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी। ये वो सारे लोग एजुकेटेड लोग थे उसमें, सब जानते थे कि अंग्रेज़ों को किस तरह से फंसाना है, कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इनके साथ में चल रहे थे, एक तरफ तो कांग्रेस ही चल रहे थे और एक तरफ चल रहे थे राष्ट्रवादी लोग। राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था जिसमें देश को आज़ाद कराने का मूवमेंट था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये बहुत सारे लोग जो है इनके साथ साथ चल रहे थे। ये कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, अलग लोग थे, लेकिन इनका भी मोटिव वही था, कांग्रेस का भी। कांग्रेस का मोटिव शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के साथ बातचीत करके आज़ादी दिलाना था, लेकिन उनका मोटिव था कि नहीं, आज़ादी छीन करके लेंगे, ये ऐसे मांगने से नहीं मिलेगी। तो दोनों के धारणाएं भले अलग थी, लेकिन उद्देश्य तो एक ही था। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्रवादी खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर, स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। धीरे धीरे जो है लोग, अंग्रेज जब थोड़ा सा दब गया, अंग्रेज ने अपनी बात मानना शुरू की, तो हमने हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर हम लोग दबाव डालना शुरू, खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, सड़कों पर पोस्टर लेके घूमने लगे। पहले ये नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले दमनकारी नीति थी और वो लोग, अंग्रेज हमको दबा करके जेल में बंद कर देते थे। लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से हमने ले लिया था कि कम से कम हम लोग आलोचना तो करेंगे आपकी, भले मारेंगे नहीं, लेकिन सड़कों पर कर तो सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे फोटोज़ आपको मिलेंगे जिसमें हमारे राष्ट्रवादियों ने, महिलाओं ने सड़क पर उतर करके मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा, क्योंकि ये सबसे पहला एक वो जो शुरुआत थी अंग्रेजों से आज़ादी तक की, कि अंग्रेजों को दबा करके आज़ादी ली जा सकती थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्रवादी अब खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की बात है। 1885 में कांग्रेस की मांग थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, उस कांग्रेस की जो मांग थी वो क्या थी कि अब जो विधायिका है, विधायिका दोस्तों आपको पता है, ये जो राज्य होते हैं ना, आज के राज्य में विधानसभा होती है, ये विधानसभाएं जो थी ये उससे पहले भी थी, आज़ादी से पहले भी बनाई गई थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी विधायिका होती थी, लेकिन पहले विधायिका को सीधे सीधे अंग्रेज़ के अधिकारी ही चुन करके भेज देते थे, तो पहले चुनाव नहीं होते थे। तो कांग्रेस के लोगों ने ये सबसे पहले मांग की कि यार लोगों को हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए, लोग खुद फैसला लेंगे कि विधायिका में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लोग खुद फैसला लेने लग गए ना तब विधायिका में हमारे लोग जाना शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस की बड़ी अच्छी मांग थी कि भाई जो विधायिका बननी चाहिए उसमें निर्वाचित लोग जाने चाहिए, चुन करके लोगों को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। हालांकि उसी समय तो नहीं दिया, बहुत बाद में हमको ये मिला था। और ये भी बोला कि जो बजट आएगा साल भर का उसमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए उन विधायिका के निर्वाचित सदस्यों को। भले आप सारे निर्वाचित मत करो, 10%, 20%, 30% तो कर सकते हो, तो निर्वाचित सदस्यों को पहले वहाँ भेजो, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ज़्यादातर अब इंडियंस ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग ही उसको वोट देने के लिए हमें ही कहा जाएगा कि आप ही वोट दीजिए। तो निर्वाचित सदस्य जो हैं उनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। और दोस्तों ये अधिकार भी हमें मिला था, ये अधिकार हमें मिल गया था, वैसे में हम लोग बजट पर प्रश्न भी पूछते थे। 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दोस्तों 1909 का, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम क्या था इसका, मॉर्ले मिंटो सुधार। दोनों के फोटोज आपके सामने हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इन दोनों उस समय लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो और मॉर्ले जो थे, एक था देश का वायसराय और दूसरा जो था उसका भारत का सचिव था। इन दोनों ने मिलकर के क्या एक कानून बनाया था, एक एक्ट पास करवाया था जिसका नाम था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909।
इसका जो हिंदी नाम है वो भारत शासन अधिनियम 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। इसमें क्या हुआ, ये बहुत अहम है हमारे लिए। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। जो कांग्रेस मांग कर रहा था ना दोस्तों कि निर्वाचन व्यवस्था, जो लोग होंगे विधायिका के, उनको निर्वाचित करके आना चाहिए, निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, तो 1909 में हमारी मांग को मानते हुए इन्होंने इस बात को हरी झंडी दे दी कि भाई अब जो है निर्वाचित प्रतिनिधि ही की व्यवस्था की जाएगी। और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये बनी विधायिका राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण ही बनी थी। अब ब्रिटिश काल के दौरान जो निर्वाचित विधायिका बनी थी वो हमारा दबाव था, राष्ट्रवादियों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला था और इसी दबाव के चलते अंग्रेजों को झुक करके ये बोलना पड़ा कि ठीक, हम लोग आपके लिए निर्वाचित विधायिका, यानी जो विधानसभाएं होंगी, ये जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में होगी या देश में जो विधायिका होगी, जो अब लोकसभा राज्यसभा कही जाती है, इन सब में जो लोग होंगे वो निर्वाचन के दौरान आएंगे। लेकिन इन विधायिका में न तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। हमारा जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। भले ही ब्रिटिश सरकार ने बोला हो कि सदस्यों का, विधायिका में सदस्यों का निर्वाचन होगा, लेकिन उनने पूरे सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूं कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, इसका मतलब ये है कि जिन भी लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है वो सब लोग वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ ये था कि सारे के सारे 18 साल से ऊपर वाले वयस्कों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो चाहते थे कि सारे लोग वोट नहीं दे। उनने बोला कि कुछ एजुकेटेड, कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पर वोट देंगे और आम आदमी तो बिल्कुल निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं था। हम लोग तो यही चाहते थे कि आम आदमी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी दे, क्योंकि आम आदमी को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, तो आम आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ ग्रेजुएट और एजुकेटेड लोग जो थे उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया था। लेकिन अधिकार तो मिला ना दोस्तों, चुनने का तो अधिकार मिला ना, वो तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से चुन सकते थे। तो ऐसे में ऐसे लोग वहाँ विधायिका में चुन करके गए जो हमारे फेवरर थे, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते थे। अब इस तरह से 1909 से वो कार्रवाई शुरू हो गई कि अब हम लोग उन पर दबाव डाल सकते थे। स्वतंत्रता, संघर्ष वर्सेस स्वतंत्रता। देखिए, संघर्ष हुआ तभी तो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमने जो संघर्ष किया था उसका नाम ही रखा गया था स्वतंत्रता संघर्ष। ये स्वतंत्रता संघर्ष क्या था? इस स्वतंत्रता संघर्ष का मूल लक्ष्य यही था कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की समाप्ति की जाए, अंग्रेजों की सत्ता की समाप्ति की जाए और एक स्वतंत्र भारत की स्थापना की जाए। यही इसका मुख्य लक्ष्य था। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था। क्या विश्वास हो गया था? स्वतंत्रता संघर्ष जब चल रहा था तो हमने धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार इस बात को मानना भी शुरू कर दे कि ठीक है, दबाव मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, ये आंदोलनकारी जो हमारे थे राष्ट्रवादी लोग, इनको एक विश्वास तो हो गया था कि अब हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ये दूसरी लाइन अच्छे से पढ़िएगा, इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ। पहली बात तो है कि स्वतंत्रता संघर्ष से हमारे देश के राष्ट्रवादियों को एक विश्वास पैदा हो गया था। क्या विश्वास पैदा हो गया था? स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों ने खूब भर भर के भाग लिया, आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया। हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोग भी पहुंच गए थे कि भाई लगातार लोग स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले रहे थे। इसका मतलब क्यों ले रहे थे? अगर आप किसी संघर्ष में, विद्रोह में आकर, विरोध में कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है कहीं पर सरकार के खिलाफ और लाखों लोग में आप भी भाग ले रहे, तो आप क्यों भाग ले रहे? क्यों लोग विरोध में सड़कों पर आ जाते हैं? क्योंकि उन लोगों के मन में कोई चाह थी। और स्वतंत्रता संग्राम से यह पता चला कि लोगों के मन में चाह थी कि वो अब जो है, अब सहन नहीं करेंगे दमनकारी नीति। अब निर्णय जो भी होगा इस देश का वो हमारी मर्जी से होना चाहिए। जनता निर्णय में हिस्सेदारी रखने की क्षमता रखने लगी थी, ऐसा उनको विश्वास हो गया था। इस लाइन का मतलब निकलता है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। जब हम लोग गुलामी के दौर में हमको ये समझ में आ गया था कि हमारे देश के जो लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे थे, इससे उन राष्ट्रवादियों को क्या चीज़ समझ में आ गई थी? इनको एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि मान लो देश स्वतंत्र भी हो जाता है और देश में अगर ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो उनके खिलाफ है,
तो उनके फैसलों को प्रभावित करने वाला, उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला जो भी फैसला लिया जाएगा उसको बदलाव रखने की क्षमता रखते हैं। तो वही हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं और हिस्सा लेकर के वो क्या कर सकते हैं, बदलाव करवा सकते थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। उनको ये भी विश्वास हो गया है कि जैसे ही देश स्वतंत्र होगा सभी लोग उस स्वतंत्र देश के नागरिक हो जाएंगे। तो दो विश्वास हुए थे, एक तो ये कि आगे भी जब भी सरकार गलत करेगी ये लोग हिस्सा लेकर के सरकार को दबा सकते हैं, और दूसरा हम लोग स्वतंत्र नागरिक बनने वाले हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसी बंदिशें नहीं लगने वाली है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है पूरे का, इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक तो हम लोग जो समझ रहे वो नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार चाहे जो भी कर सके। देखिए क्या है, आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास अधिकार क्या आ गया कि हम लोग वोट डाल करके सरकार को चुन लें। क्या वोट डालने तक हमारा अधिकार खत्म हो जाता है? क्या खाली वोट डालना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है? वोट डालने के बाद हमें ये भी देखना है कि अब ऐसा ना हो जाए कि सरकार चाहे जो आ जाए, सरकार तो अच्छी आनी चाहिए। वोट देने के बाद भी सरकार कैसी होगी या सरकार गलत होगी तो उसके फैसले के खिलाफ भी हम लोग दबाव डाल सकते हैं। यानी जब तक सरकार काम करेगी तब तक सरकार पर दबाव बना के काम किया जा सकता है। सरकार को हमारे अधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार जो भी चाहे कर सके, जो भी चाहे वो नहीं कर सकती। अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी सरकार को लोगों की ज़रूरतों और हमारी मांग के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि जनता क्या चाह रही है। अगर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है देश में तो जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार में कमी हो। लगातार देश में गरीबी बढ़ रही है तो जनता चाहती है कि देश में गरीबी कम हो। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है तो जनता चाहेगी कि बेरोजगारी के लिए सरकार जो है रोजगार मुहैया कराए। तो ऐसे में सरकार को उन्हीं मांगों पर ध्यान देना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं। तो सरकार बनने से केवल इतना मतलब नहीं कि बना दी तो आप पावरफुल हो गए, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप ब्रिटिश सरकार नहीं हो जो उस समय की थी, अब आप इस स्वतंत्र देश की सरकार होंगे जो जनता के हिसाब से ही काम करेंगे। तो स्वतंत्रता संघर्ष जो हमारा था उसमें राष्ट्रवादियों के ये सपने हो गए थे कि अब अगर हम लोग इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते रहें तो हमें विश्वास है कि एक दिन देश स्वतंत्र जरूर होगा। और इस स्वतंत्र देश में हमें ये भी विश्वास है कि लोग हर एक निर्णय में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले हैं। और जब भी नई सरकार आएगी ऐसा नहीं कि वो मनचाहा काम करेगी, हम लोग नागरिकों को इतना पावर देंगे कि जनता के ऊपर कि सरकार के ऊपर दबाव डाल दे वो नागरिक, और सरकार वही काम करे जो जनता की मांग है उन्हीं की पूर्ति करे। तो आज देखो ना सरकार क्या कर रही है। वर्तमान में सरकार करती क्या है, वर्तमान में सरकार की जितनी भी योजनाएं दोस्तों आप देखते हो ना, सारी की सारी योजनाएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती हैं। चाहे वो कोई सी योजना हो, देश की ज़्यादातर योजना जो वो गरीब तबके के लिए होती है, कहीं ना कहीं उनको ऊपर उठाने के लिए होती हैं। तो हमारी मांगों की पूर्ति करने के लिए जो सरकार होती है, हमारी मांगे पूरी करो, यही तो हम लोग नारा लगाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार से ये गुहार है, सरकार हटाओ देश बचाओ, जो भी हम लोग नारे लगाते हैं ये सब हम लोग क्यों करते हैं? सरकार को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। यही स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के जो लोग थे, जो आदर्शवादी लोग थे, उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी, क्या क्या सपने थे? उनके सपने थे कि देश एक ऐसा स्वतंत्र देश बने जहां पर नागरिक जो है वो स्वतंत्र हो। इसका मतलब नागरिकों के ऊपर कोई भी बंदिशें न हो। इसका मतलब संविधान में आपको नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष थे, उनके जो सपने थे, उसी ने संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। मतलब वो सपनों को संविधान में रखा गया। वो चाहते थे कि सरकार में हिस्सेदारी रखे, इसलिए वयस्क मताधिकार रखा गया। वो चाहते थे कि सरकार को लोगों की मांगों के अनुरूप काम करना चाहिए, इसलिए हमारे संविधान में डीपीएस भी रखा गया। सोचो संविधान में जो भाग रखे गए ये क्यों दिमाग में आए थे? क्या कारण था कि संविधान में मौलिक अधिकार को जगह दी गई? क्योंकि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक चाहिए हमें, और नागरिकों के साथ अब तक गलत व्यवहार हुआ था, अब उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, अधिकार देने पड़ेंगे। ये सपना था राष्ट्रवादियों का, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का। उनके सपने को साकार करने के लिए संविधान में ये चीज़ रखी गई। उनने बोला कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का भला करे, लोगों का भला करने वाली सरकार होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया संविधान में? संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे ना आप, जहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये नीति निदेशक तत्व क्या है?
ये नीति निर्देशक तत्व सरकार को ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक भली सरकार यानी कल्याणकारी सरकार की स्थापना करने पर बल देते हैं। वहीं ये बोला कि जितने भी निर्णय होंगे देश में उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए जनता की, प्रतिनिधियों का चुनाव खुद जनता करे, ये वो चाहते थे। इसी वजह से हर एक वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है आज उसे वोट देने का अधिकार है। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये हमें क्यों देना पड़ा, क्योंकि ताकि ब्रिटिश सरकार जो भी फैसले लेंगे उन फैसलों में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। दोस्तों संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। यही तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से हमने स्वतंत्रता संघर्ष के चलते हमने क्या किया, हमने संविधान भी बनाया, लोगों को अधिकार भी दिए और स्वतंत्रता भी हासिल की। तो दोस्तों समझ में आया कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें अधिकार को सुरक्षित रखना है। लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमको सरकार से अच्छा काम करवाना है। लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इस देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोगों को फैसला लेना चाहिए। जो फैसला आपने 10वीं के बाद 11वीं करने के लिए जिस ब्रांच में जाना है, जो भी सब्जेक्ट लेना है, आपको जो विषय चुनना होता है, उस चुनाव में जो आपका फैसला लिया जाता है वो आपका भविष्य तय करता है। वैसे ही लोगों का चुनाव के दौरान लिया गया फैसला उनके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करता है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार अच्छी चुनोगे तो सरकार भ्रष्टाचार कम करेगी, सरकार सही नहीं चुनोगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम तक बढ़ सकते हैं। इसीलिए कई बार राज्यों में सरकार बदल जाती है। सरकार में बदलाव होना है इसका मतलब लोग जागरूक है। इसलिए जब भी आप देखते हो ना चुनाव में कि किसी राज्य में पहले कोई और सरकार थी, अब नई सरकार आ गई, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब तक आम आदमी पार्टी कभी आई नहीं थी लेकिन आ गई, इसका मतलब वहाँ के लोग समझदार हैं, उनने समझ लिया कि न बीजेपी चाहिए, न कांग्रेस चाहिए, ना कोई अकाली दल जैसी कोई पार्टी चाहिए, हमको चाहिए वो सरकार जो अच्छा काम करे। और केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था दिल्ली में, उसी के चलते उन्होंने पंजाब में भी उस पार्टी को मौका दिया। तो लोगों को फैसला लेना पड़ा ना। अब खाली एक दो ही पार्टियों के आसपास चलोगे तो तीसरी पार्टी कैसे देख पाओगे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, लोगों को फैसला जो है वो लेना चाहिए, ज़रूरी हो जाता है अपने भविष्य के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं magnetbenz.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप इसको सर्च क्लिक करोगे आपको एक विंडो खुलता दिखाई देगा, जिस विंडो में आपको CBSE हिंदी मीडियम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस CBSE हिंदी मीडियम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर सारे आपके टीचर्स दिखाई देंगे जो कक्षा 8वीं में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने 8th क्लास को भी सर्च किया है तो आप 8th क्लास के सारे टीचर को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉच नाउ पर जाना है। वॉच नाउ पर जैसे गए वैसे ही आपका विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको अलग अलग चैप्टर दिखाई दे गए हैं। इन चैप्टर में से किसी को भी आप सर्च कर लो, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने शुरू हो गया ये वीडियो। इस वीडियो का अंत तक देख सकते हैं और आराम से अपना सब्जेक्ट पूरा करिए। नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो करके आता है, उस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक किए और दूसरे वीडियो देखना शुरू करें। एक के बाद एक सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों है ना बड़ी कमाल की एक अच्छा विकल्प आपके सामने दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है। 100% मुक्त शिक्षा जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अनुभव शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।